Hello everyone, welcome to my channel. So the topic for today's video is pledge under the Indian Contract Act. तो प्लेज होता क्या है? अब प्लेज का क्या मतलब हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोल्ड लोन लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम अपना गोल्ड बैंक को देते हैं और बैंक इन रिटर्न हमें पैसे या लोन देता है। तो ये जो गोल्ड होता है ये एक्ट करता है एज सिक्योरिटी टू द बैंक कि हम अपना पैसा जो है जो हमने लोन ले रखा है वो वापस करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें गोल्ड जो है वो छुड़वाना है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेज होता है उसमें यही होता है कि जो पोनर है, पोनर कौन हो गया? द पार्टी दैट इज गिविंग द गोल्ड। ठीक है, तो जो हम हैं वो पोनर हो गए, दैट इज द पार्टी दैट इज गिविंग द गोल्ड। और जो बैंक है इस केस में वो पोनी हो गया। तो पोनी कौन हो गया? बैंक, जिसके पास हम ये अपना गोल्ड रखवा रहे हैं। और पोनर कौन हो गया? जिसका ये गोल्ड है। तो ये हमारे दो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये एक तरीके का बेलमेंट ही है। बेलमेंट क्यों है? क्योंकि एक पार्टी अपने गुड्स जो है वो दूसरे को दे रहा है फॉर सम स्पेशल पर्पस, लेकिन इसमें जो पर्पस है वो सिर्फ क्या हो सकता है? टू एक्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। सो दिस एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी दैट यस हम अपना लोन वापस करेंगे। तो अब इस कंफ्यूजन को हम क्लियर करते हैं कि प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेज है और हाइपोथिकेशन है ये दोनों ही मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होते हैं। तो प्लेज का क्या एग्जाम्पल हो गया? जैसे हमने देखा कि अगर हम बैंक को अपना गोल्ड देते हैं और इन रिटर्न वो हमें लोन देता है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेज जहां पर हम अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली ट्रांसफर कर रहे हैं। वी आर ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बैंक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेज। अब दूसरा है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का एग्जाम्पल क्या है? कार लोन। तो इसमें क्या है? ये भी डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से। इसमें क्या होता है? जब भी हम कार लोन लेते हैं तो जो कार है, ठीक है, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास ही रहती है, हम यूज कर सकते हैं उस कार को। ठीक है, तो देन बैंक के पास बट क्या सिक्योरिटी है? बैंक के पास ये सिक्योरिटी है कि हमने जो कार लोन ले रखा है, जो पैसा ले रखा है, अगर हम नहीं वापस करते हैं तो जो बैंक है वो इस कार को सीज कर सकता है और फिर हमारे से पैसे रिकवर करवा सकता है। तो ये होता है हाइपोथिकेशन। उसके बाद है मॉर्टगेज। अब जो प्लेज और हाइपोथिकेशन है ये दोनों तो डील करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से, लेकिन जो मॉर्टगेज है दैट डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कोई भी लैंड हो गया या हमारा हाउस हो गया, तो जो भी हाउस लोन होगा वो हो जाएगा हमारा मॉर्टगेज। तो इसमें भी यही होता है कि हम अपने घर में रह रहे हैं, सो दैट मीन्स पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुई है, पोजेशन अभी भी हमारे पास है। लेकिन जो बैंक है अगर हम उसको लोन वापस नहीं करेंगे सो देन जो वो बैंक है वो हमारा घर सीज करके हम अपने पैसे जो है वो रिकवर करा सकता है। तो प्लेज एंड हाइपोथिकेशन डील विद मूवेबल प्रॉपर्टी whereas mortgage deals with immovable property। और सिर्फ प्लेज में ही क्या है? पोजेशन जो है गुड्स की वो ट्रांसफर होती है, लेकिन हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है। अब आता है हमारा एसेंशियल्स ऑफ प्लेज। तो पहला है डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने गोल्ड लोन लिया है तो उसमें हम अपना गोल्ड जो है, हम पोनर हो गए, तो हम अपना गोल्ड जो है वो बैंक को, दैट इज द पोनी को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम सिर्फ एग्री कर जाएं कि इन फ्यूचर आई विल गिव यू द गोल्ड या इन फ्यूचर आई विल गिव यू द गुड्स, तो ये जो एग्रीमेंट है, सिर्फ ये अगर एग्रीमेंट है कि फ्यूचर में हम ट्रांसफर करेंगे तो वो वैलिड प्लेज नहीं होगा। जैसे इसमें जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है रेवेन्यू अथॉरिटी वाला। अब इसमें क्या हुआ है? ये इस मूवी से डील करता है। तो जो ये मूवी का प्रोड्यूसर है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है लोन। ठीक है, वो उससे ले लेता है लोन और इन रिटर्न वो क्या एग्री करता है? वो उसको प्रॉमिस करता है कि जब मेरी मूवी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं जो फाइनल प्रिंट्स होंगे मेरी मूवी के वो मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा। तो इसमें जो कोट है वो ये कहता है दैट दिस इज नॉट अ वैलिड प्लेज। Why? Because there is no actual delivery of the goods. It is just a promise to deliver the goods in future. तो अगर सिर्फ ऐसा प्रॉमिस होता है कि हम फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे
सो दैट इज नॉट अ वैलिड प्लेज। ठीक है, आपको प्रेजेंट में ही क्या है कि ट्रांसफर करने पड़ते हैं गुड्स। दूसरी बात है पर्पस। अब बेलमेंट में तो क्या होता था, किसी भी पर्पस के लिए आप गुड्स जो है वो दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो गुड्स हैं वो सिर्फ किस पर्पस के लिए दिए होने चाहिए हैं, दैट टू एक्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। ठीक है, तो इसमें जो पर्पस है वो सिर्फ यही हो सकता है, दैट टू एक्ट एज अ सिक्योरिटी। अब है राइट्स ऑफ द पोनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमने गोल्ड लोन का एग्जाम्पल लिया है, तो उसमें पोनी कौन हो जाता है, बैंक। दैट मीन्स जिसके पास हमने गोल्ड रखवाया है। ठीक है, तो उसकी जो पहली राइट है वो है टू रिटेन द गुड्स प्लेज्ड। अगर हम उसको पैसे नहीं देते हैं, अगर हम उसको लोन वापस नहीं देते हैं विद इंटरेस्ट, सो देन ही कैन रिटेन आवर गुड्स। ठीक है, वो हमारा गोल्ड जो है वो अपने पास रख सकता है। दूसरा है राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पोनी। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से लोन लेते हो, ठीक है, और आप इन रिटर्न उसको गोल्ड ज्वेलरी अपनी दे देते हो, तो उसको कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे, उसका कुछ खर्चा होगा जो वो करेगा ताकि वो आपका जो गोल्ड है वो संभाल के रख पाए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वो लॉकर लेगा, ठीक है, या वो उसकी थेफ्ट इंश्योरेंस कराएगा, या किसी भी प्रकार का जो उसका खर्चा आएगा, जो भी उसके एक्सपेंसेस आएंगे फॉर प्रिजर्विंग योर सिक्योरिटी, फॉर प्रिजर्विंग योर गोल्ड, तो वो सारे भी क्या है कि जो भी पोनी का खर्चा होगा वो पोनर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड राइट। अब जो थर्ड राइट है वो है डिफॉल्ट का। सो दैट मीन्स अगर पोनर पैसे नहीं चुका पाता है, अगर वो लोन वापस नहीं दे पाता है, अगर वो डिफॉल्ट कर देता है, तो उस केस में पोनी दैट इज द बैंक के पास दो ऑप्शन होते हैं। कौन सा ऑप्शन है, पहला तो ये है कि वो रिटेन कर ले गुड्स और क्या कर दे, आपके खिलाफ सूट फाइल कर दे। ठीक है, तो वो रिटेन कर सकता है और आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। या जो सेकंड वाला राइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि वो इवन आपके गुड्स सेल कर सकता है, वो बेच सकता है आपके गुड्स। ठीक है, तो वो आपकी गोल्ड ज्वेलरी को एक्चुअली बेच भी सकता है। बस उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कि अगर तुम नहीं मेरे को लोन चुकाओगे तो मैं ये गुड्स जो हैं वो तुम्हारे बेच दूंगा। सो आफ्टर गिविंग सच नोटिस द बैंक कैन इवन सेल योर गुड्स। इसके बाद है हमारा पोनर्स राइट टू रिडीम। तो अब पोनर की भी एक राइट है, क्या राइट है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट को, ठीक है, कि अगर वो टाइम पर लोन नहीं चुकाता है, लेकिन जो बैंक है वो क्या है, बेचता नहीं है, रिटेन कर लेता है तुम्हारा जो गोल्ड है, तो उस केस में क्या है कि जब आप एट अ लेटर डेट, जब भी आप क्या है कि उसको सारा का सारा पेमेंट कर दोगे, जब आप सारा का सारा लोन वापस कर दोगे, तो देन आपके पास राइट होती है कि आप अपने गुड्स को वापस ले पाओ। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे हमने बेलमेंट में पढ़ा था वैसे ही यहाँ अगर आपके गुड्स जो आपने पोनी के पास रखवाए हैं उसको, उसमें कोई भी प्रॉफिट होता है या कोई भी एक्रेशंस होती हैं, तो वो जो पोनी होता है दैट इज द बैंक, उसको क्या है वापस देनी पड़ती हैं पोनर को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से लोन लिया है और आपने उसके पास अपनी जो काउज हैं वो रखवाई हैं, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल जब आपने रखवाई तो उसके दौरान क्या है कि उसने काफ को बर्थ दे दिया, तो जब आप उसको पैसे वापस दे दोगे तो जो पोनी होता है उसको सिर्फ आपकी काव वापस नहीं करनी पड़ेगी, बट द प्रॉफिट टू इट, दैट इज दी काफ ऑल्सो हैज टू बी रिटर्न्ड बैक टू यू। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है वो आता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस कस्टोडियन का। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे गोल्ड लोन के अलावा एक और एग्जाम्पल होता है बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लेज में आता है, वो होता है शेयर्स। तो अगर हम बैंक के पास या अगर हम क्रेडिटर के पास अपने शेयर रखवा देते हैं, ठीक है, एज सिक्योरिटी, तो वो भी क्या होता है, प्लेज ही होता है। तो इसमें भी यही हुआ है कि इस पर्सन ने बैंक के पास अपने जो शेयर्स हैं वो रखवाए हुए हैं। ठीक है, तो जब अब ये पैसे वापस दे देता है तो ये मांगता है वापस शेयर्स, लेकिन ये भी कहता है कि इन शेयर्स के ऊपर जो भी मुझे बोनस शेयर्स मिले थे, ठीक है, और जो भी मुझे डिविडेंड हुआ था, जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ था, वो भी तुम मुझे वापस दो। तो इसमें कोर्ट भी यही हेल्ड करता है दैट यस, कि आपको जो पोनर है उसको शेयर्स ही नहीं बट उस पर जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी बोनस शेयर्स मिले हैं, जो भी डिविडेंड आया है, वो भी वापस करना पड़ेगा। नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट। तो हमें तो ये तो पता है कि जो प्लेज है दैट इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट ओनली,
लेकिन जो बेलमेंट होता है वो आप किसी भी पर्पस के लिए करवा सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी कार को रिपेयर के लिए देते हैं, ठीक है, तो कार रिपेयर के बाद क्या है, वो बंदा हमें वापस दे देता है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट। या फिर अगर हम अपने क्लोथ्स ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं और वो हमें ड्राई क्लीन करके वापस दे देता है, दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। तो बेसिकली क्या है, बेलमेंट किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, लेकिन जो प्लेज होता है ना, दैट इज ओनली फॉर वन पर्पस। कौन सा पर्पस? टू एक्ट एज सिक्योरिटी फॉर डेट। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बैंक से लोन लिया है और हमने उसके लिए गोल्ड उसको ट्रांसफर कर दिया, सो दैट वुड बी प्लेज। तो प्लेज का एक यही पर्पस होता है। दूसरी बात, बेलमेंट में जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ड्राई क्लीनिंग के लिए क्लोथ्स दिए, तो अगर आपने उसको पेमेंट नहीं करी, तो ड्राई क्लीनर आपके गुड्स सिर्फ रिटेन कर सकता है, वो ये नहीं है आपके क्लोथ्स बेच नहीं सकता है। ओके, सो द ड्राई क्लीनर कैनॉट सेल योर गुड्स, ही कैनॉट सेल योर क्लोथ्स। लेकिन पोनी के पास एक और राइट होता है कि वो रिटेन तो कर ही सकता है, प्लस वो सेल भी कर सकता है। तो अगर कल को आप बैंक को लोन वापस नहीं करते हो, तो वो आपका गोल्ड बेच भी सकता है और अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।